हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एक केंद्रीय कार्बोनाइल यौगिक, मतलब फ्यू इंपॉर्टेंट मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहाँ पर इस न्यूक्लियर की जगह पर आप सेंटर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। न्यूक्लियर लिख दो, सेंटर लिख दो, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इस हेडिंग का मतलब बता देता हूं कि इस टॉपिक में या आज के इस लेक्चर में हम किस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक केंद्रीय कार्बोनाइल यौगिक, मतलब एक केंद्रीय मोनो सेंटर का मतलब क्या होता है, मोनो न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि बे कॉम्प्लेक्स जिनमें केवल एक ही मेटल प्रेजेंट हो, ठीक है ना। बे कॉम्प्लेक्स जिनमें केवल एक ही मेटल प्रेजेंट हो, तो कॉमन सी बात उसका सेंटर भी एक होगा, ठीक है ना। और वो मेटल किसी कार्बोनाइल लिगेंड से जुड़ा हो, तो कॉमन सी बात है वो मेटल कार्बोनाइल हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री भी हमारी किसकी चल रही है, मेटल कार्बोनाइल की तो चल रही है। मतलब कोई मेटल होगी और मेटल के साथ आपका कार्बोनाइल लिगेंड कौन, सीओ लिगेंड जुड़ा होगा, वो हो गए आपके मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड। अब हम लोगों के जो सिलेबस में दे रखे हैं ना, मैं उनके बारे में बात करता हूं कि हम लोगों के सिलेबस में कौन कौन से एक केंद्रीय कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित करता हूं, ठीक है ना। फिर बारी बारी से मैं एक एक का डिस्कशन करूंगा, उनकी स्ट्रक्चर, बनाने की विधि और उनके उपयोग, सब कुछ हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि हम लोगों के सिलेबस में क्या क्या चीज दे रखी है। एक तो हम लोगों को सिलेबस में दे रखा है NiCO को होल 4, एक तो हम लोगों को सिलेबस में दे रखा है NiCO को होल 4, एक हम लोगों को सिलेबस में दे रखा है FeCO का होल 5 और एक हम लोगों को सिलेबस में दे रखा है CrCO का होल 6। इधर देखिए, एक तो हम लोगों को सिलेबस में कौन सा दे रखा है NiCO को होल 4, तो पहले हम डिस्कशन इसका करेंगे। और एक हम लोगों को सिलेबस में दे रखा है FeCO को होल 5, एक हम लोगों को सिलेबस में दे रखा है CrCO को होल 6। यहाँ पर कार्बोनाइल लिगेंड कितनी है, 4, यहाँ पर कार्बोनाइल लिगेंड कितनी है, 5, और यहाँ पर कार्बोनाइल लिगेंड कितने हैं, 6। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि मेटल के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक संख्या। जैसे कि यहाँ पर निकल के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5, और यहाँ पर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। इन सारी चीजों को तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको बोलते हैं या उपसहसंयोजक संख्या हम किसको बोलते हैं कि मेटल के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वही उसका उपसहसंयोजक संख्या होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इनके नाम बता देता हूं कि इनका नाम क्या है। तो देखो, इसका नाम है निकिल टेट्रा कार्बोनाइल, इसका नाम है आयरन पेंटा कार्बोनाइल, इसका नाम है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल, ठीक है ना। ये इनके कॉमन नेम है। आईयूपीसी नाम अलग तरीका से बनता है, क्योंकि आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में आप अच्छी तरीके से जानते हो, पहले लिगेंडो का नाम करते हैं, उसके बाद में किसका नाम करते हैं, मेटल का नाम करते हैं, साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे। जैसे अगर मैं इनका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करूं तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, पहले किसको लिखेंगे, लिगेंडो को लिखेंगे। तो देखा, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल 0, क्योंकि यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। और मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बता दी थी ये चीज कि जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। चाहे वो कोई भी मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड हो, उन सब के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। जैसे कि देखो, यहां पर आप लोगों को पता है CO कौन होता है, एक उदासीन लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, और न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है उसका चार्ज क्या होता है, 0। तो कॉमन सी बात है, 4 × 0 करोगे तो 0 आ गए। तो यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि जितने भी अपने मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। ये तो मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चरों में भी बता दिया था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इनका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर एक बार फिर बता देता हूं। पहले किसका नोमेनक्लेचर करते हैं हम, लिगेंडो का, उसके बाद में किसका लिखते हैं, मेटल को, मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दें। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल 0, इसका नाम पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, इसका नाम हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0, ठीक है ना। ये इनके आईयूपीसी नोमेनक्लेचर बनेंगे। और इससे पहले जो उनके नाम बोले थे वो उनके क्या थे, कॉमन नाम, जो शक्ल देख के हम नाम बनाते हैं उनका। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, ये तीनों हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है ना, हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। तो एक एक चीज का मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, और इन सबको मैं एक केंद्रीय कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी मेटल कितनी है, 1, यहाँ पर भी मेटल कितनी है, 1, और यहाँ पर भी मेटल कितनी है, 1। और ये मेटल कौन से लिगेंड से जुड़ी हुई है, CO लिगेंड से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। क्योंकि कॉमन सी बात है, कार्बोनाइल लिगेंड अगर किसी मेटल के साथ जुड़ी हुई है तो ऐसे कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल यौगिक, ठीक है ना। तो इनको तो मैं मिटा देता हूं और पहले वाले पर फोकस करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सामने ले रहा हूं NiCO को होल 4, ठीक है ना। NiCO के होल 4 पर हम डिस्कशन करते हैं, फिर ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीका से। फिर उसके बाद
हम डिस्कशन करेंगे FeCO को होल 5 और फिर डिस्कशन करेंगे CrCO को होल 6। ठीक है ना, तो इसको तो मिटा देता हूं और पहले वाले पर फोकस करते हैं और इसकी एक एक चीज को समझते हैं और वो भी बहुत ज्यादा बारीकी से। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ इनकी स्ट्रक्चर आएंगी तो उन स्ट्रक्चर को मैं बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीका से, आपको बिल्कुल फिट हो जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है ना, इसको तो मिटाता हूं और करते हैं अब लेक्चर की शुरुआत। तो देखो यहां पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं पहले वाले कॉम्प्लेक्स पर। कॉम्प्लेक्स है आपका NiCO को होल 4, जिसका नाम आप लोगों को पता है, कॉमन नाम तो क्या हुआ, निकिल निकिल टेट्रा कार्बोनाल। IUPAC नाम क्या हुआ इसका, टेट्रा कार्बोनाल निकिल 0। ठीक है, दोनों नाम बता दिए मैंने आप लोगों के सामने। ठीक है ना, एक तो उसका कॉमन नेम बता दिया और एक मैंने उसका IUPAC नाम बता दिया। मतलब आपका टॉपिक बिल्कुल सभी तरीका से क्लियर होना चाहिए भाई। जैसे हम अगर एग्जाम में नंबर लाए तो नंबर लाने के साथ साथ हमारी सब्जेक्ट भी सॉलिड बने, इसलिए मैं आपको पता है एक एक चीज पर फोकस करता हूं। और वो एक एक चीज पर इसलिए फोकस करता हूं कि स्टूडेंट का हर पोर्शन मजबूत हो, उसको किसी भी एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना, इसलिए मैं एक एक चीज पर फोकस करूंगा यहाँ पर, जो भी उससे बेसिक चीजें होंगी या जो भी उसकी हाई लेवल की चीजें होंगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये हम लोगों के सामने कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स की पूरी प्रॉपर्टीज का हमें डिस्कशन करना है। तो प्रॉपर्टीज में हम किस किस चीज की डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इसके बनाने की विधि पर। ठीक है ना, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इसके बनाने की विधि पर, फिर उसके गुणों के बारे में बात करेंगे, भाई इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इसकी डेंसिटी क्या होती है, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद इसके क्या होंगे, उपयोग, यूजेज होंगे कि भाई इसका क्या यूज होता है। मतलब भाई जो NiCO को होल 4 आपका जो कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है ना, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज होता है, तो एक उसका डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है वो है इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से आपका 3 कॉम्प्लेक्स लिखे थे, Ni वाला और एक कौन, आयरन वाला, क्रोमियम वाला। इनमें से एक न एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर बनता है। और ये जैसे जैसे मेरे लेक्चर बढ़ते जाए आप लोग स्टडी मटेरियल में देख लेना लास्ट ईयर के पेपर के, यार इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बने। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर NiCO को होल 4 अगर आप लोगों को फिट हो गए ना अच्छी तरीका से, तो आगे आने वाले आयरन और क्रोमियम वाले आप लोगों को वैसे ही फिट हो जाएंगे। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को 100% समझ में आना चाहिए और बिल्कुल फिट होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए जितनी भी कंसंट्रेशन है बिल्कुल बनाकर रखना और पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, जिससे कि आपके टॉपिक बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आवे। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं इसके कितने पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे, 4। मैं चारों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं। देखो यहां पर एक तो उसकी किसकी बात कर रहे हैं हमने, बनाने की विधि, बनाने की विधियां मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भाई किन किन विधि से हम इसको बना सकते हैं NiCO को होल 4। और उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इसके गुण, प्रॉपर्टीज के, भाई इसके अंदर क्या क्या गुण है। तीसरे पॉइंट में डिस्कशन होता है इसके उपयोग, यूजेज का होता है। ठीक है ना, क्या ये उपयोग होते हैं। और चौथे पॉइंट में इसका क्या होता है, संरचना। और बस ये संरचना वाला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो समझाने वाली है वो इसकी कौन है, संरचना। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस वक्त जितने भी मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं सुन लो भैया ध्यान से, बनाने की विधि, मेथड और प्रिपरेशन में समझाने का कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीका से कर लेना। मैंने नोट्स में बनाने की विधि इसकी करवा रखी है, 1-2 मेथड करवा रखी है, आप लोग देख लेना। यहाँ पर डिस्कशन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें समझाने का ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को समझा सकूं। इसलिए बनाने की विधि आप लोगों के नोट्सों में दे रखी है, नोट्सों में अच्छी तरीका से आप लोग कर लेना, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। तो अब बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं क्या समझाऊं, बनाने की विधि याद कर लेना उसमें। ठीक है ना, मैं उसी चीज पर फोकस करूंगा जो वास्तव में एक्सप्लेन करने लायक है, जो वास्तव में समझाने लायक है। ठीक है ना, रटी पिटी चीजों पर मैं फोकस नहीं करूंगा यहाँ पर, उन चीजों को आप लोग कर लेना। ठीक है ना, देखो बनाने की विधि आप लोग कर लेना, मैंने नोट्सों में लिख रखी है। उसके बाद इसके क्या गलनांक उतनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब अच्छी तरीका से जानते हो, उन चीजों को भी आप कर लेना। तो बनाने की विधि नोट्सों में से आप कर लेना, प्रॉपर्टीज को आप कर लेना और उपयोगों को भी आप कर लेना, यूज क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब इसमें भी कुछ समझाने वाली चीज नहीं है भाई, जिस चीज में उपयोग होता है तो होता है उसका उपयोग। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कंप्लीट रूप से समझने लायक है, वो है इसकी संरचना। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले जो पॉइंट पर फोकस करता हूं वो मैं इसकी संरचना पर फोकस करता हूं, इसकी स्ट्रक्चर पर फोकस करता हूं, क्योंकि ये 3 पॉइंट तो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए, इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली आपको पॉइंट याद रखना है। एग्जाम आए कि भाई इसकी बनाने की एक विधि लिखी तो एक मेथड लिख देना आप लोग। ठीक है, 2 पूछे 2 लिख देना, मैक्सिमम 2-3 करवा रखी है, कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है इसकी और कुछ उपयोग दे रखे। ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट में समझाने का कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग नोट्सों में से पढ़ लेना। मैं डिस्कशन करता हूं इसकी संरचना पर, क्योंकि संरचना इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी तरीका से समझने लायक है। ठीक है ना, तो अब इस
इसको किस तरीका से हम समझते हैं, तो एक काम करता हूं पूरे को मिटा देता हूं और इसकी संरचना पर फोकस करते हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूं जिससे कि बिल्कुल आप लोगों के एक बार में फिट हो जाए, ठीक है। तो इसको तो मिटाता हूं और मैं फोकस करता हूं इसकी संरचना पर, मतलब इसकी स्ट्रक्चर पर। तो इधर देखिए आप लोग, देखो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसकी संरचना पर। कॉम्प्लेक्स को लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मैं कौन सी कॉम्प्लेक्स की बात करने वाला हूं, NiCO को होल 4, ठीक है ना। ये हमारा कौन है, संकुल। अब इसकी हम किसकी बात कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं, इसकी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो देखो सुनो मेरी बात, स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को इसको संकरण निकालना है। तो संकरण निकालना तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर आप सोचेंगे सर आप तो ये बोलेंगे पूरी चीज समझने लायक है, ये संकरण तो आपने समझा दिया था हमको यूनिट सेकंड में। भाई यूनिट सेकंड में मैंने संकरण निकालना आप लोगों के लिए बता दिया, तो इसमें नई बात क्या आ गई, संकरण निकालना तो आता है, संकरण के बाद उसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। नहीं भैया, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आएगी इसकी, ठीक है ना। संकरण तक तो मैंने आप लोगों को समझा रखा है, BSc सेकंड ईयर में भी समझाया और BSc फाइनल के अंदर भी समझाया है, ठीक है। यूनिट सेकंड के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आपको संकरण निकालना बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में अर्थात कॉम्प्लेक्सों में हम संकरण कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने आपको यूनिट सेकंड में पढ़ा दिया था। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संकरण निकलने तक और उसकी स्ट्रक्चर तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका डिस्कशन तो हम कर चुके हैं यूनिट सेकंड के पहले और दूसरे तीसरे लेक्चरों में, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद इसकी एक और स्ट्रक्चर आएगी, वो स्ट्रक्चर कंप्लीट रूप से समझने लायक है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर से आपका पहली बार फेस करोगे, मतलब वो स्ट्रक्चर वास्तव में पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट बेस है, तो उसमें आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीका से देखना, ठीक है ना। तो इसको यहीं से देखते चलना आप लोग, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर का बेस उस स्ट्रक्चर में बनेगा। अब वो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका संकरण शो कर देता हूं, संकरण शो करने के बाद फिर इसकी आकृति बना लेते हैं, फिर इसकी दूसरी स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, कि उसकी दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसमें समझने वाली चीज है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी संकरण, मतलब इस कॉम्प्लेक्स की हम संकरण की बात करते हैं कि भाई इसमें संकरण क्या निकलेगा, क्या इसकी शेप होगी, क्योंकि कॉमन सी बात है जो इसका संकरण निकलेगा, संकरण निकलने के बाद ही तो हम लोगों को पता लगेगा कि इसकी आकृति क्या है। सपोज करो इसका संकरण sp3 निकला तो इसकी आकृति चतुष्फल की होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और सपोज करो इसका संकरण dsp2 निकला तो इसकी आकृति क्या होगी, वर्गाकार समतलीय अर्थात स्क्वायर प्लेनर होगी। अष्टफलकीय तो हो नहीं सकती, क्योंकि अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होने के लिए कितने लिगेंडों की जरूरत होती है, 6 लिगेंडों की जरूरत होती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4, और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल से अगर आपके 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो या तो आपकी आकृति चतुष्फल की होगी या फिर आप लोगों की आकृति क्या होगी, वर्गाकार समतलीय। मतलब या तो संकरण इसका sp3 निकलेगा या फिर इसका संकरण क्या निकलेगा, dsp2। अभी पता लग जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सुनो तो अब दोनों। संकरण जब मैंने आप लोगों को सिखाया था यूनिट सेकंड के अंदर, तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी, मैंने ये बात बोली थी कि अगर मेटल के साथ 3D की कोई मेटल है, ठीक है ना, 3D की कोई मेटल है और 3D की मेटल के साथ अगर प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। एक बार फिर सुन लेना, मैंने संकरण जब सिखाया था तो मैंने एक बात बोली थी आप लोगों से कि कॉम्प्लेक्स के अंदर 3D की कोई भी मेटल प्रेजेंट है और उससे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, और वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। आप लोग जानते हो कि यहां पर निकेल कौन है, निकेल 3D की है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, निकेल का 28 होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि निकेल का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। इसका मतलब निकेल किसकी है, 3D की। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रबल लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। क्यों होगी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, क्योंकि आपको पता है कि निकेल किसका है, 3D का, और इससे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। बस इतना लगता है संकरण आपके सामने। कैसे, इधर देखो मैं शो करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, बोर्ड पे ध्यान रखना, अभी आप लोगों के सामने संकरण आ जाएगा। देखो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, AR18, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख देता हूं, 3D8, यहां पर लिख देता हूं 4s2 और यहां पर लिख देता हूं 4p0। हो गए ना 28। भाई मुझे 28 इलेक्ट्रॉनिक तो करने हैं, तो 18 तो ये होगा, 18 और 2 20 और 8 कितने हो गए, 28। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि यहां पर तो निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो जैसे का जैसे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं
कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, तो जीरो का मतलब सर शो करने की कोई जरूरत है नहीं बेटा, ये बात ध्यान में रखना। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जीरो आ रही तो बाकायदा आपको जीरो वहां पर शो करना पड़ेगा। निकिल पर जीरो शो करने, बिल्कुल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, जीरो का मतलब वहां पर आपको शो करनी पड़ेगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, इधर देखो, देखो यहां पर लिख दिया मैंने निकिल, ठीक है ना, निकिल उसको ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे जीरो करके यहां पर लिखना 28। तो आपको पता है जीरो का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं निकला, वो कोई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 और 4s2 और ये कौन हो गया आपका 4p0। सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो फिर निकलेगा क्या, क्योंकि कोई अगर माने कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। लेकिन कॉमन सी बात है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जीरो का मतलब जीरो ही है। ठीक है ना, अब मैं इसका संकरण शो करता हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है संकरण में कक्षक भाग लेती है, ऑर्बिटल भाग लेती है, तो सबकी ऑर्बिटल बना देता हूं आप लोगों के लिए। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है 5, एस की कितनी ऑर्बिटल होती है 2, सॉरी एस की कितनी ऑर्बिटल होती है 1, और पी की कितनी ऑर्बिटल होती है 3। एक बार फिर देख लिया भैया, खूब जानते हो आप अच्छी तरीका से। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है 5, एस की कितनी ऑर्बिटल होती है 1, और पी की कितनी ऑर्बिटल होती है 3। तीनों को शो कर देता हूं और उसके बाद संकरण देखते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है संकरण शो कर रहे हैं तो कक्षक तो भाग लेंगे, कक्षकों के मिश्रण को, ऑर्बिटल के मिक्सचर को ही तो हम संकरण बोलते हैं। तो देखो आप लोग यहां पर लिख देता हूं मैं, निकिल परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दो यहां पर। 3d की कितनी ऑर्बिटल है आपके सामने 5, 1 2 3 4 5। एस की कितनी ऑर्बिटल होती है 1, और पी की कितनी ऑर्बिटल होती है 3। तो देखो यहां पर देखो, एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये भर दिए। ठीक है ना, डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8, भर दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां पर लिखो Ni0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ni0 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो Ni0 का वो सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका। तो देखो 3d यहां पर लिख दी मैंने आप लोगों की 4s, और यहां पर लिख दी मैंने आप लोगों की 4p। ये हो गया, ये तो हो गई आपकी 3d, ये हो गई आपकी 4s, और ये कौन हो गई आपकी 4p। वही एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके 2, और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सुनो, निकिल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं। अब आपको पता लिगेंड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अरे भैया एक बात बताओ, जब हम किसी का संकरण शो करते हैं कॉम्प्लेक्सों के अंदर, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ते हैं 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ते हैं। एक तो हमें मेटल का लिखना पड़ता है, एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखना पड़ता है, और एक लिगेंड के इफेक्ट में लिखना पड़ता है। तो देखो मैं मेटल का लिख चुका हूं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का लिख चुका हूं। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा लिगेंड के इफेक्ट में। तो आपको पता है लिगेंड कौन सा, प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। और युग्मन का मतलब मैंने आप लोगों के लिए बता दिया कि आपके मैंने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं 10 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं भाई। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 2 कितने होते हैं 10। और पेयरिंग बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो जितने आपके इलेक्ट्रॉन भरे ना, वो पूरे इलेक्ट्रॉनों को मैं बाहर निकालूंगा और दोबारा इनको जोड़ने के रूप में डालूंगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैंने यहां से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, डी के कितने निकाल दिए 8, और एस के कितने निकाल दिए 2। ठीक है ना, मैंने कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। अब एक बात बताओ, 10 इलेक्ट्रॉनों को मैं जोड़ों के रूप में डालूंगा, पेयर के रूप में डालूंगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन को पेयर कितने बनते हैं 5। अरे बिल्कुल सही बात है भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर बनता है, तो कॉमन सी बात है 10 इलेक्ट्रॉनों को कितने पेयर बनेंगे 5। तो कर देता हूं 100। तो देखिए आप लोग इधर तीसरे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं यहां पर मैं आप लोगों के सामने। प्रबल लिगेंड सीओ के प्रभाव में, इलेक्ट्रॉन विन्यास, प्रबल लिगेंड सीओ के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विन्यास। इधर देखिए आप लोग बोर्ड पर रखना ध्यान, ठीक है ना। 3d यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए 4s, और यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए 4p। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, सीओ निकिल के साथ प्रबल लिगेंड जुड़ा है, सीओ प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड का मतलब अभी होता है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाना है। युग्मन का मतलब या पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन भरा वो पूरे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालूं, पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले 10 के जोड़े कितने बनते हैं 5। तो 5 भर दो यार, ये लो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा
3 जोड़ा, 4 जोड़ा और 5 जोड़ा। इधर देखो भैया 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, 10 इलेक्ट्रॉन के कितने जोड़े बना दिए? 5। एक जोड़ा ये रहा, 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 ठीक है, 5 जोड़े बन गए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है? खाली, और लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है? भरी। ये चीज तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो। अरे भैया इतने दिनों से केमिस्ट्री चल रही है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम यही तो पढ़ते हैं कि मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है? खाली, और लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है? भरी। इसका मतलब मेटल की ये कक्षक तो भाग ले नहीं सकती क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है। और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है? मेटल की हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है। इसका मतलब ये तो भाग लेंगी नहीं, तो कौन सी भाग लेंगी? ये भाग लेंगी। तो जितने मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होंगे उतनी ही कक्षक भाग लेंगी, उतनी ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगी। तो मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए? 4। तो कॉमन सी बात है 4 कक्षक ही भाग लेंगी। तो संकरण आपके सामने एक S और 3 P। कौन सा संकरण? sp3 हो गया यार। ये लो, एक S और 3 P कौन सा संकरण हो गया आप लोगों का? sp3। एक CO ये रहा, एक CO आपका ये रहा, एक CO ये रहा, एक CO आप लोगों का ये रहा। पहले तो ये बात होता भैया, बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर देख लेना भैया, मेटल की ये कक्षक तो भाग लेंगे नहीं क्योंकि उनके पास तो इलेक्ट्रॉन है। और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है? खाली कक्षक भाग लेती है ना। तो खाली कक्षक, कितनी खाली कक्षक भाग लेंगी? कितनी वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगी? जितने मेटल के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहां पर मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4। तो 4 कक्षक ही भाग लेंगी। तो ये भाग नहीं लेंगी तो एक तो S लेगी और 3 P लेगी। 3 और 1 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हुआ है आपका संकरण sp3। और यहां पर आप चारों CO लिगेंडों को जोड़ दो। बिल्कुल, यहां पर देखो ये लिगेंड है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। ये लिगेंड है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। ये लिगेंड है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। ये लिगेंड है CO, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने? 2-2। देखो मैं 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है ना। अरे लिगेंड मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन ही तो देता है। तो देखो सब जगह 4 जगह पे CO जुड़े, वो चारों जगह पे मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर तो बात समझ में आ गई कि भाई इसका संकरण क्या निकला? sp3। तो बात क्लियर हो गई कि जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय है, अर्थात टेट्राहेड्रल। तो मैं उसकी आकृति शो कर देता हूं। चतुष्फलकीय की आकृति टेट्राहेड्रल कैसी होती है? खूब बनाई आप लोगों ने, और बना लो आप लोग। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं निकल को, ठीक है ना। एक बॉन्ड ऐसा बना देता हूं, एक बॉन्ड इस वाले को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इसको छोटा, इसको ऐसे, ठीक है ना। इनको सबको मिला दो, ये लो, ये आपकी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल शेप हो गई। ये लीजिए, मिला दी ना, ये आपकी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल शेप हो गई। एक CO लिगेंड ये रहा, एक CO लिगेंड ये रहा, एक CO लिगेंड ये रहा, एक CO लिगेंड ये रहा। एक बात सुन लो भैया, इसको कार्बन और ऑक्सीजन को आप बराबर में लिखना, नहीं तो कोबाल्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट इसको कोबाल्ट समझते हैं, कोबाल्ट नहीं है बेटा, CO लिगेंड है। कार्बन अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है। ये कार्बन एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, तभी तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन भी और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। और कोबाल्ट को हम कैसे लिखते हैं? कोबाल्ट को हम कैसे लिखते हैं? C लिख के और O को थोड़ा नीचे करते हैं। ये तो कैसे लिखते हैं? ये तो हम किसको लिखते हैं? कोबाल्ट को। और ये हम किसको लिखते हैं? CO को। बिल्कुल बराबर लिखते हैं क्योंकि ये कार्बन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो CO को तो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो ऐसे लिखते हैं, और कोबाल्ट होता है ना जो CO, उसको हम ऐसे लिखते हैं। मतलब C को तो बड़ा रखते हैं और O को छोटा रखते हैं। अरे भाई प्रतीकों को शो करते हैं, सिंबल को शो करते हैं, तो पहला बड़ा रखते हैं, दूसरा छोटा ही तो रखते हैं। जैसे मुझे हीलियम का बनाना है, सोडियम का बनाना है, तो हीलियम का मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, पहले वाला बड़ा, दूसरे वाला छोटा। सोडियम का कैसे बनाते हैं? पहले वाला बड़ा, दूसरा वाला छोटा। आगे बात समझ में? मतलब पहले वाला बड़ा होता है, दूसरे वाला छोटा होता है, ठीक है। जब हम प्रतीक लिख रहे हैं किसी परमाणु क्रमांक का, एटॉमिक नंबर का, कोई सिंबल लिख रहे हैं, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो जिनका संकरण sp3 होता है उनकी आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय, अर्थात टेट्राहेड्रल। अब आप बोलोगे सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां तक तो आपने हमको बहुत बढ़िया तरीका से समझा रखा है। सर आपने BSc सेकंड ईयर में भी हमको बहुत बढ़िया तरीका से ये चीजें समझाई थी, और BSc थर्ड ईयर में आपने जो यूनिट सेकंड में भी समझा दिया और अब भी बता दिया। तो यहां तक तो सर हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अच्छी तरीका से ये चीजें आती हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर सर समझने लायक क्या चीज है इसमें? समझने लायक ये चीज है, तो सुनो मेरी बात ध्यान दें। यहां पर समझने लायक जो चीज है उस पर फोकस करता हूं, तो पूरा फोकस आप लोग मेरे ऊपर बनाकर रखना। सुनो मेरी बात ध्यान से, कि यहां पर जिस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स हमारा कौन है? NiCO का होल 4, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कौन सा? NiCO का होल 4। इसकी दूसरी स्ट्रक्चर आने वाली है, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत बता देता हूं, फिर दोबारा स्ट्रक्चर बनाकर फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना।
कॉम्प्लेक्स हमारा कौन है, NiCO हॉल 4। ठीक, बहुत अच्छी बात है, NiCO हॉल 4 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब इसके अंदर 4 लिगेंड है भाई, निकल से CO 4 लिगेंड है ना, तो 4 लिगेंडों में आपके 2 लिगेंड तो किससे जुड़े होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से, और 2 लिगेंड किससे जुड़े होते हैं, पाई बॉन्ड से। एक बार फिर समझ लेना, Ni के साथ यहां पर CO जो 4 लिगेंड है ना, इनमें से चार लिगेंडों में से 2 का नेचर तो कैसा होता है, उपसहसंयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और 2 का नेचर कैसा होता है, पश्चबंधन मतलब बैक बॉन्डिंग जैसा। मतलब 2 बॉन्ड तो किससे जुड़े होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से, और 2 बॉन्ड किससे जुड़े होते हैं, पाई बॉन्ड से। तो एक चीज आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जहां पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, जहां पर बैक बॉन्डिंग हुई है, वहां पर सिग्मा बॉन्ड पहले से ही प्रेजेंट होगा। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी तो होता है जब पहले सिग्मा बन चुका होता है। पहले सिग्मा का आपको पता, पहले पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता। पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा बनता है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब बॉन्ड कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो कॉमन सी बात है, जहां पर पाई बॉन्ड बना है इसका मतलब वहां पर सिग्मा पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। पहले से ही प्रेजेंट है भाई, सिग्मा पहले से प्रेजेंट होगा तभी तो पाई बनेगा आप लोगों का। और जहां पर ओनली सिग्मा बॉन्ड बना, इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं यार, क्या पाई बॉन्डिंग जो बैक बॉन्डिंग हुई है वो ज्यादा स्टेबल होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है? ध्यान रखना बेटा, अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कि बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपका जवाब होगा कि जो अपनी बैक बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। बैक बॉन्डिंग इसलिए ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वहां पर कितने बॉन्ड बने होते हैं, 2। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कम स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है। पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है और सिग्मा ही आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब वो अकेला बॉन्ड होता है, लेकिन जब बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तब वो 2 बॉन्ड हो जाते हैं। सिग्मा तो पहले से प्रेजेंट होता है, उसके बाद पाई और बन जाता है आप लोगों का, 2 बॉन्डों का फॉर्मेशन हो जाता है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि एक बॉन्ड के कंपेयर में 2 बॉन्डों को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। और एक बात बता, 2 बॉन्डों को तोड़ने में ज्यादा मुश्किल हो रही है, आपसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब सामने वाला स्टेबल है। अरे भाई आप अपनी तरफ से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ज्यादा एनर्जी तभी तो दे रहे हो जब सामने वाला स्टेबल है, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड के कंपेयर में 2 बॉन्डों को तोड़ना ज्यादा मतलब कठिन होता है। भाई एक बॉन्ड को, जैसे सपोज करो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 50 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो कॉमन सी बात है 2 बॉन्डों को तोड़ने के लिए उससे ज्यादा ही देनी पड़ेगी, कम तो देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस कंडीशन में आप कितने बॉन्डों को तोड़ रहे हैं, 2। तो एक चीज तो अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कंपेयर में बैक बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, अर्थात बैक बॉन्डिंग के बॉन्डों को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के। कोई पूछे आप लोगों से भाई ऐसा क्यों होता है, तो आपका सीधा सिंपल सा जवाब है भाई ये बोलते हैं ना कि भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब एक ही बॉन्ड होता है, और जब बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, बैक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है, अर्थात वो 2 बॉन्ड हो जाते हैं और 2 बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा तकलीफ होती है, 2 बॉन्डों को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब सामने वाला स्टेबल है तभी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कंपेयर में जो बैक बॉन्डिंग होती है वो हमारी ज्यादा स्टेबल होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, टॉपिक पे आता हूं। मैंने क्या बोली है कि NiCO को हॉल 4 में 2 बॉन्ड तो आपके किससे जुड़े होते हैं, सिग्मा से, और 2 बॉन्ड आपके किससे जुड़े होते हैं, पाई से। अब पाई से जुड़े होते हैं तो मैंने पहले ही बता दी, पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले से सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये निकला कि जब NiCO के हॉल 4 की किसी के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं, आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के दौरान वो दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो बैक बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते, क्योंकि वो बॉन्ड एक नहीं होते, कितने होते हैं, 2। सिग्मा भी प्रेजेंट होता है, पाई भी प्रेजेंट होता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसका मतलब NiCO के हॉल 4 की स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड तो किससे जुड़े होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से अर्थात सिंगल बॉन्ड से, और 2 बॉन्ड आप लोगों को किससे जुड़े होते हैं, पाई बॉन्ड से अर्थात डबल बॉन्ड से। भाई डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसलिए NiCO के हॉल 4 की किसी के साथ भी आप रिएक्शन करवाओगे तो 2 CO तो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिएक्शन करेंगे? क्योंकि वो बॉन्ड नहीं टूट पाएंगे, और वो बॉन्ड कौन से होंगे, आपके पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों? क्योंकि सिग्मा प्रेजेंट है तभी तो पाई होगा, तो 2 बॉन्ड वाले ज्यादा स्टेबल हो गए, ठीक है ना। अभी आप लोगों के सामने शो और कर दूंगा जिससे और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अभी तो सिर्फ मैं स्टेटमेंट रूप में बोल रहा हूँ इन चीजों को, और अभी बोर्ड पर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को, तब बहुत बड़ी तरीका से बैठ जाएगी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ इस पर फोकस करो आप, ठीक है ना। मैं दोबारा से स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ
क्या NiCO को हॉल 4 जो कॉम्प्लेक्स है ना उनमें 4 CO है, तो 2 CO तो आपके सिग्मा से जुड़े होते हैं और 2 CO आपके पाई से जुड़े होते हैं। अब कोई से स्टूडेंट ये मत दिमाग में मत लगा देना कि सर आप तो ये बोलते हैं पाई बॉन्ड वीक होता है। अरे बिल्कुल सही है, पाई तो वीक ही होता है, लेकिन पाई बॉन्ड तभी तो बनेगा जब पहले से सिग्मा प्रेजेंट होगा। इसका मतलब 2 बॉन्ड हो गए ना, वो सिग्मा भी तोड़ना पड़ेगा। अब पाई ऐसा तो है नहीं कि जा भाई बॉन्ड तू टूट जा, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ी बहुत एनर्जी तो पाई को भी देनी पड़ती है। इसका मतलब वहां पर थोड़ी बहुत एनर्जी तो एक्स्ट्रा ही तो लगी, जबकि सिग्मा बॉन्ड में तो ओनली सिर्फ सिग्मा ही तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले सिग्मा तोड़ना पड़ेगा, फिर पाई भी तोड़ना पड़ेगा, तो एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसलिए कोई बैठा बैठा ये दिमाग मत लगा लेना कि सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में सर पाई बॉन्ड तो वीक होता है तो उसको तो एनर्जी कम मिलनी चाहिए, मतलब कम एनर्जी पे टूट जाना चाहिए। अरे भैया, जब पाई बॉन्ड तभी तो बने जब पहले सिग्मा होगा, इसलिए आपको वहां पर पाई तोड़ोगे ना तो पहले आपको सिग्मा तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद पाई। तो सिग्मा के लिए भी एनर्जी चाहिए और पाई के लिए भी एनर्जी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए तो सही। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि देखते ही बॉन्ड टूट गया। ठीक है ना, और सिग्मा बॉन्ड में तो ओनली सिर्फ सिग्मा ही तोड़ना है आपको। ठीक है ना, तो NiCO के हॉल 4 के अंदर 2 बॉन्ड तो आपके सिग्मा से जुड़े होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, अर्थात वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और 2 जो पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो आसानी से प्रतिस्थापित नहीं होते, अर्थात वो दोनों ही बॉन्ड कौन होते हैं, स्टेबल होते हैं। किसकी वजह से? बैक बॉन्डिंग की वजह से। और बैक बॉन्डिंग की वजह से ही वो कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकलते। कैसे नहीं निकलते, उनकी अभी आप लोगों के सामने मैं रिएक्शन शो कर देता हूं और एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि पूरी चीज आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। और अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे दूसरी। आप ये बोलोगे सर बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गई। ठीक है ना, कैसे समझ में आ गई एक बार फिर से देखना। इसको मिटाता हूं और दोबारा से डिस्कशन करता हूं टॉपिक पर, तो देखो आप लोग इधर। ठीक है ना, ठीक है, मैं इसकी 2 रिएक्शन शो कर देता हूं, उसके बाद टॉपिक पर डिस्कशन करता हूं और इसकी स्ट्रक्चर पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, देखो भैया, इसकी ये 2 रिएक्शन है। एक रिएक्शन तो ये NiCO के हॉल 4 की रिएक्शन मैंने ऑर्थोफिनेंथ्रीन से करवा दी, ऑर्थोफिनेंथ्रीन से करवा दी। जब इसकी रिएक्शन ऑर्थोफिनेंथ्रीन से करवाओगे तो देखो जो पाई बॉन्ड से जुड़े होंगे ना वो CO तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि वो स्टेबल है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, और यहाँ पर ऑर्थोफिनेंथ्रीन आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, और जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड था वहां पर सिग्मा। ठीक है, एक रिएक्शन और शो कर देता हूं, NiCO का हॉल 4 प्लस डाई आर्सेन, यहां पर लिख देना NiCO का हॉल 2 डाई आर्सिन, और यहां पर लिख देता हूं 2CO। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी एक स्ट्रक्चर को भी शो करता हूं मैं। ठीक है ना, तो इधर देखिए आप लोग, अब इधर देखिए आप लोग, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखिए आप लोग। एक रिएक्शन मैंने ये शो कर दी और एक रिएक्शन मैंने ये शो कर दी। मतलब इस वाली रिएक्शन में मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, ऑर्थोफिनेंथ्रीन से, और इसमें किससे करवा दी, डाई आर्सिन से। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। NiCO के हॉल 4 की रिएक्शन जब आप लोगों ने ऑर्थोफिनेंथ्रीन से करवाई तो जो आपके पाई बॉन्ड से 2 CO जुड़े हैं ना वो रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो स्टेबल है, एक सिग्मा भी प्रेजेंट है, एक पाई भी प्रेजेंट है। मतलब जो 2 CO आप लोगों के डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे ना वो आप लोगों की रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे वो तो बाहर निकल जाएंगे, वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन जो पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो CO कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहेंगे, अर्थात वो CO रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो स्टेबल होंगे। किसकी वजह से? उस डबल बॉन्ड की वजह से, उस बैक बॉन्डिंग की वजह से। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो देखो यहां पर हो गया डिफरेंट, बिल्कुल 2 CO का नेचर अलग होता है, क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं, पाई बॉन्ड से, और 2 CO अलग होते हैं क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं, सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है ना, यहां पर कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 2। भाई पाई बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड प्रेजेंट हो गई, सिग्मा भी प्रेजेंट है, पाई भी प्रेजेंट है।
है, लेकिन यहाँ पर ओनली सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं। ये बॉन्ड स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि सिग्मा भी प्रेजेंट है और पाई भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए एनआई के साथ जो दो सीओ डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो रिएक्शन किसी से नहीं करेंगे, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके वो बाहर निकल जाएंगे किससे? कॉम्प्लेक्स से। तो दो रिएक्शन शो करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ध्यान में रखना क्वेश्चन किस तरीका से बनता है। मैं आप लोगों को पहले पूरा टॉपिक समझा देता हूं, समझाने के बाद फिर डिस्कशन करूंगा कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। और जिस स्टूडेंट के NiCO के होल 4 की ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई, उसके आयरन वाला कॉम्प्लेक्स भी समझ में आएगा, क्रोमियम वाला भी आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वास्तव में पूरा ही समझ में लाके अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर में शो करने वाला हूं। पहले तो ये रिएक्शन आ गई ना समझ में कि जो Ni के साथ 4 CO जुड़े हैं उनमें दो तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो मैं बात मानता हूं कि यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर देंगे। आप लोगों ने समझा दी कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए वो रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वहां पर एक ही बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन करेंगे और प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सुनो भैया, स्ट्रक्चर में वही सीओ लिगेंड जोड़ के बताने, किसमें? बैक बॉन्डिंग में जोड़ के बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अभी जो मैंने आप लोगों के लिए संकरण शो किया था ना मैंने संकरण, तो संकरण में तो मैंने आपको बताया सब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए थे। अरे भाई 4 सीओ जोड़े थे, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े थे ना। अब यहां पर ये 2 सीओ है ना जो पाई बॉन्ड के नेचर होते हैं, 2 का सिग्मा जैसा नेचर होता है। तो 2 का पाई जैसा नेचर कैसे होता है, 2 का सिग्मा जैसा कैसा नेचर होता है, बस ये स्ट्रक्चर में ये समझाना है मुझे। मतलब 2 तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो कैसे जुड़े होते हैं, और 2 आपके बैक बॉन्डिंग से अर्थात पाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो कैसे जुड़े होते हैं, वो स्ट्रक्चर बतानी है। तो वो स्ट्रक्चर पूरी तरीका से समझ में आके कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले डिस्कशन करता हूं 10 ऑर्बिटलों को कैसे सेट करूं। एक तो 3D बनेगी, एक 4s बनेगी और एक 4p बनेगी। अरे अभी लिखा है आप लोगों ने निकल का, निकल की 3 ऑर्बिटल ही तो लिखी थी, यहां पर 3D लिखी थी, यहां पर 4s लिखी थी और यहां पर 4p लिखी थी, ठीक। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो हमने 3 लिखे थे, 3 में से किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे भाई? जब आपको पता है संकरण शो करते हैं तो 3 कॉन्फ़िगरेशन तो लिखते हैं, पहले मेटल का लिखते हैं, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखते हैं, फिर लिगेंड के इफेक्ट में लिखते हैं। तो ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। मतलब 3 कॉन्फ़िगरेशन में से आपको वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक बार फिर सुन लेना, यहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको जिसमें हम मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन ना कि भाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, 0 है, 3 है, 4 है, जो भी है वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो चलो लिख देते हैं। और वो भी किस अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में। कैसे कैसे नहीं है, इधर मैं आपके सामने शो कर देता हूं। इधर देखिए भैया, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना क्योंकि देखो समझने लायक चीज है, प्रत्येक चीज इसमें समझने वाला ही आएगी। ये लो 1 2 3 4 5, ये तो कौन हो गई आपकी 3D, ठीक। ये कौन हो गई आपकी 4s, और ये कौन सी हो गई आप लोगों की 4p, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये किसको लिख दिया? 3D को लिख दिया, ये 4s को लिख दिया, 4p को। कौन सी अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में, अर्थात उसकी एक्साइटेड स्टेट। अब जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के इफेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको लिख रहा हूं, तो देखो इस तरीका से होती है जो अभी आप लोगों ने शो किया था। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अरे डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही थे ना, लिख दिया 8। एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। लेकिन यहां पर उत्तेजित अवस्था में लिख रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूं, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है, और उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से उछलकर किसमें चला गया? 4p के अंदर। इधर देखो, ध्यान से समझना, एक बार फिर देखना मैंने क्या बोली है। डी के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 इलेक्ट्रॉन आपके सामने लिख दिए। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लेकिन यहां पर उत्तेजित अवस्था में लिख रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूं, तो एक तो मैंने किसमें लिख दिया? 4s में, और इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर एक्साइटेड होकर किसमें चला गया? 4p में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लिगेंड आपके कितने हैं? 4, और आपका संकरण क्या निकला था? sp3। अरे भाई अभी आप लोगों ने देखे थे लिगेंड 4 ही तो हैं, NiCO के ऑल 4 में 4 लिगेंड है, और संकरण कौन सा निकला था? sp3। और sp3 कहां पर जोड़े थे? आप लोगों के यहां पर जोड़े थे। अब मैं चारों CO को यहां पर लिख रहा हूं sp3 संकरण में, लेकिन यहां पर लिखने का पैटर्न अलग होगा बिल्कुल पूरी स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले मैं ट्रिक से शुरुआत करता हूं, यहां पर आपको पहले से ट्रिक बता देता हूं जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सुनो ध्यान से एक बात यार, सुनो क्या यहां पर 3D 4s और 4p, ये किसकी है? 3D की है, ये किसकी है? 4s की है, और ये 4p की है। कोई सी भी ऑर्बिटल आपकी खाली नहीं रहनी चाहिए,
प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। अगर मेटल के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि यहां पर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन अगर मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिगेंड देकर उसके 2 इलेक्ट्रॉन कर देगा। और अगर मेटल के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जैसे 2 बिल्कुल खाली पड़ी है, तो लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। एक बार फिर सुने ना कि मेटल की ये जितनी भी ऑर्बिटल है ना 3d 4s और 4p, ये बिल्कुल फुल करनी है। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और भाई 2 से ज्यादा थोड़ा भर सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही तो भर सकते हैं। तो 2 अगर पहले से प्रेजेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो पहले से प्रेजेंट है तो तीसरा तो हम भर नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो एक तो मेटल के पास है, एक लिगेंड दे देगा, तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और अगर मेटल की ऑर्बिटल के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिगेंड 2 दे देगा। भाई अगर जरूरत नहीं है मेटल को तब तो लिगेंड कुछ भी नहीं देगा। और अगर मेटल को 1 की जरूरत है तो लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और अगर मेटल को 2 की जरूरत है तो लिगेंड कितने दे देगा? 2। कैसे? इधर देखिए, हमें यहां पर स्ट्रक्चर शो कर रहा हूं, सुनो। एक चीज तो ये, और एक चीज और बता देता हूं अभी जिसके बारे में अब डिस्कशन करूंगा, तो पहले साइड में लिख देता हूं जिससे कि यहां पर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो। तो इधर देखिए भाई, यहां पर लिगेंड जो भाई अब देखो सुनो, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन में किसका शो कर रहा हूं? मेटल का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन तो किसका? मेटल का। और अगर ऐसा ही इलेक्ट्रॉन मैंने लिगेंड का लिख दिया तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें कैसा पता लगेगा कौन सा तो मेटल का कौन सा लिगेंड का। इसलिए दोनों में डिफरेंस कर देता हूं। तो देखो, जब भी मैं ऐसा इलेक्ट्रॉन लिखूं ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन, तो समझ जाना ये ऐसा इलेक्ट्रॉन सर किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं? मेटल के रेस्पेक्ट में। ऐसे तरीका से क्लॉकवाइज इस तरीका से लिखूं ना मैं इलेक्ट्रॉन को, तो समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन किसका? मेटल का। और अगर मैं एक्स का बना दूं ना इस तरीका से, ये एक्स का बना दिया, तो समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन किसका? लिगेंड का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन किसका? लिगेंड का। एक बार फिर देख लेना, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित है तो कॉमन सी बात है 3d 4s 4p किसकी? मेटल की तो ऑर्बिटल होती है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन किसका? मेटल का, ठीक है। आपको डिफरेंस पैदा करने के लिए भाई, अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही शो कर दिए तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा तो मेटल का लिगेंड है, कौन सा लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है? तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि मेटल के इलेक्ट्रॉन को तो मैं ऐसे लिखूंगा और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखूंगा। मतलब जहां जहां पर ऐसा लिखा मिलेगा तो आप लोग समझ जाना कि ये इलेक्ट्रॉन किसका? मेटल का। और जहां जहां पर ऐसा लिखा मिलेगा समझ जाना कि ये इलेक्ट्रॉन किसका? लिगेंड का, ठीक है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये लो इधर देखिए, sp3 संकरता 4 CO जुड़े हुए थे तो आपके सामने जोड़ दिए। ये लो, एक तो पहले से प्रेजेंट है, एक तो उसके पास पहले से प्रेजेंट है, एक किसने दे दिया? लिगेंड है। 2 कर दिए ना भाई, ये तो मेटल के पास पहले से ही था। मैंने क्या कही कि प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 मेटल के पास पहले से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मेटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक लिगेंड दे देगा, और मेटल के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो 2 लिगेंड दे देंगे। कैसे? इधर देखिए, देखो मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हमें 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। आगे बात सुनिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? 2। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन से कभी बॉन्ड नहीं बनता, ये आप लोग भी जानते हो, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट है किसके पास? मेटल के पास। एक किसने दे दिया? लिगेंड ने। कर दिए 2, ये लो CO जोड़ दिया, ठीक है ना। ये मैंने क्या जोड़ दिया? CO जोड़ दिया। ये बन गया CO। ध्यान रखना, अभी भी मैंने कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं की है। पूरा टॉपिक समझने लाके पूरा फोकस बना कर रखना। यहां पर कार्बन की मैंने 4 वैलेंसी नहीं की है, ठीक है। कितनी वैलेंसी हो रही है? 3, ठीक है। इधर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन मेटल के पास पहले से प्रेजेंट है, एक किसने दे दिया? लिगेंड ने। ये लो, एक CO मैंने यहां पर जोड़ दिया। ये लो, ये मैंने कितने CO जोड़ दिए? 2 CO। यहां पर भी मैंने कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं की है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वहां पर देखो, मेटल की दोनों ऑर्बिटल खाली पड़ी हैं, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन देगा? लिगेंड देगा। लिगेंड देगा तो अब उसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाता हूं। देखो इस तरीका से बनेगी। ये लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको हो गए? लिगेंड को हो गए, खाली पड़ी है। और यहां पर मैंने जोड़ दिया CO लिगेंड। ये लो, ये हो गए C और ये हो गए O, और यहां पर लिख दिया प्लस। अब देखो यहां पर ये CO कैसे लिखा है, यहां पर ये CO कैसे लिखा, अभी रीजन दूंगा सबका, ठीक है ना। और यहां पर मैंने फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? मेटल को। किसने? लिगेंड ने। ये लो, इसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी होगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जानते हैं कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा? सिग्मा। और ये कौन सा? सिग्मा। और आप सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात बताओ मुझे यार, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होता है, पढ़ के आए हैं हम लोग पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? सिग्मा। और जो बैक बॉन्डिंग होती है वो कौन होती है? पाई। अरे भाई,
पहले दूसरे लेक्चर में हमने यही तो पढ़ा था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है अर्थात उपसहसंयोजक बंध होता है, और जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो आपकी बैक बॉन्डिंग होती है अर्थात वो आपका पश्च बंधन होता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिग्मा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिग्मा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिग्मा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सिग्मा। और गौर से देखो कार्बन यहां पर 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, कार्बन की 4 वैलेंसी 3 और 1 4, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहां पर कार्बन 4 वैलेंसी नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वही बॉन्ड आपका कौन होगा, पाई बॉन्ड होगा, वही बॉन्ड आपका बैक बॉन्डिंग होगा। इसका मतलब देखो यहां पर अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं, अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख दिए, 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 लेकिन अभी भी 2 ऑर्बिटल खाली पड़ी हैं, मतलब उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोली है कि मेटल के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक तो मेटल का और एक लिगेंड का। अब ये दूसरा बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई। अरे भाई सिग्मा तो बन चुका है भाई, यहां पर सिग्मा बन चुका है, सिग्मा बन चुका है, तो कॉमन सी बात है अगला बॉन्ड पाई बॉन्ड ही तो होगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो मेटल का, एक इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, लिगेंड ने, और इसको किससे जोड़ दिया, इससे। एक इलेक्ट्रॉन मेटल का, एक किसने दे दिया, लिगेंड ने, इसको किससे जोड़ दिया आप लोगों ने, सॉरी इसको किससे जोड़ दिया आप लोगों ने, इससे। इसको किसने जोड़ दिया आप लोगों ने, इससे। और ये हो गया आपका पाई बॉन्ड और ये हो गया आपका पाई बॉन्ड। और गौर से देखो कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर गए कंप्लीट। यहां पर कार्बन 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 और 4, और यहां पर भी कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 और 4। यहां पर भी कार्बन 4 वैलेंसी कर रहा है, 3 और 1 4, और यहां पर भी कार्बन 4 वैलेंसी कर रहा है, 3 और 1 4। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। और गौर से उसकी स्ट्रक्चर देखो, उनमें 4 सीयू हैं, 4 सीयू हैं, जिनमें 2 सीयू का नेचर था कौन सा है आपका, सिग्मा बॉन्ड के साथ, जो आप लोगों के ये रहे, ठीक है ना। और 2 सीयू का नेचर आपका किसके साथ है, पाई बॉन्ड के साथ, वो सीयू आप लोगों के ये रहे। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ये चीज समझाना चाहता था मैं आप लोगों के लिए। एक बार फिर से देखना कि जो 2 सीओ थे जो सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े हुए थे, जो आसानी से प्रतिस्थापित हो रहे थे, वो 2 सीओ तो इस तरीका से जुड़े होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंडों की स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। वो सीओ आप लोगों के ये है, ठीक है ना। और जो बैक बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं अर्थात पाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो 2 सीओ आप लोगों के, एक सीओ ये रहा और एक सीओ ये रहा, ये 2 सीओ ये रहे और ये 2 सीओ आप लोगों के ये रहे। ये होती है इसकी दूसरी स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, अरे भैया पूरी जान लगा दी, अब भी किसी को तकलीफ हो रही है क्या, ठीक है ना। चलो आप लोग बोलते तो एक बार और बता देता हूं। देखो तो कोई टेंशन मत करो, जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप लोग जानते हो जब तक कुछ चीज नहीं मिल जाती ना तब तक लगे रहो उसको, कभी ना कभी तो हाथ लगेगी, ठीक है ना। वही है, नहीं आई समझने का कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इस टॉपिक को समझेंगे जब तक ये बिल्कुल समझ में नहीं आती, ठीक है ना। एक बार बता दिया, एक बार फिर से बताता हूं इसको, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेना, इस पूरे टॉपिक को ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार फिर से बता देता हूं जिससे दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो जाए। ठीक सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने ये बोली आप लोगों से कि कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा चल रहा है, NiCO को हॉटपोर्ट, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स NiCO को हॉटपोर्ट चल रहा है, जिनमें से 4 CO मेटल के साथ जुड़े हुए, मेटल कौन सी, निकल है, ठीक है ना। 4 CO जुड़े हैं, जिनमें से 2 CO तो आपके सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं और 2 CO किससे जुड़े होते हैं, पाई बॉन्ड से। तो जो 2 CO आपके सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। और जो 2 सीओ आपके पाई बॉन्ड से जुड़े हैं, वहां पर एक बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। और ये बैक बॉन्डिंग में आप देख चुके हो, बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन तभी होता है जब पहले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन चुका होता है। भाई बैक बॉन्डिंग तभी तो बनाता है जब पहले कोऑर्डिनेशन, तभी तो उसका नाम होता है बैक बॉन्डिंग, अर्थात पीछे बनने वाला बंध। अगली बात समझिए, तो यहाँ पर जो आप लोगों के 4 सीओ होते हैं ना, उनमें से 2 तो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और 2 सिंगल बॉन्ड से। तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना, वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड पाई के कंपेयर में थोड़ा वीक होता है, क्योंकि पाई में 2 बॉन्ड होते हैं और सिग्मा में 1 बॉन्ड होता है। तो एक बॉन्ड को तोड़ना में कम प्रॉब्लम होती है। तो जो आपके सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना, वो तो सीओ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, वहां पर 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 2 रिएक्शन आपकी, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि 2 पाई से जुड़े होते हैं और 2 सिग्मा से जुड़े होते हैं, मतलब 2 तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और 2 डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर में हम कैसे देखें इसको, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक तरीके से रट्टाफिकेशन सब हुआ है। तो रट्टाफिकेशन हम क्यों मारे, जब हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है तो हम रट्टा किसी चीज में क्यों मारे, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने स्ट्रक्चर जब आप लोगों के सामने शो की
तो पहले मैंने किसको लिखा, 3D को लिखा, फिर मैंने किसको लिखा, 4s को, फिर मैंने किसको लिखा, 4p को। ध्यान से समझना, देखो अपनी बार समझ में आनी चाहिए। 3D को लिख दिया, 4s को लिख दिया, 4p को लिख दिया, और हमें मेटल का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था, और वो भी कौन सी अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, अर्थात एक्साइटेड स्टेट में। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे आपके। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, जो आपने एक एक्साइटेड करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, पी में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, संकरण आप लोगों का sp3 निकला, जिनमें एक एस और 3 पी ऑर्बिटलों ने भाग लिया। और मैंने ये बात बोली थी, इसमें मेन चीज ये समझ में आ रही है कि अगर मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से प्रेजेंट है तब तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड देगा। और अगर मेटल के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन देगा, लिगेंड देगा। ठीक है ना। यहां पर मैंने एक सीओ यहां पर जोड़ दिया, एक सीओ यहां पर जोड़ दिया, एक सीओ यहां पर जोड़ दिया, और एक सीओ मैंने कहां पर जोड़ दिया, यहां पर। ठीक है ना। तो जहां पर कुछ भी नहीं थे, दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने दिए थे। ध्यान रखना, एक ट्रिक और बता दूंगा यहां पर, कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लिगेंड दे रहा है, ध्यान से समझना है ट्रिक है इसकी, जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को मेटल के लिए लिगेंड दे रहा है तो ध्यान में रखना उस कंडीशन में आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन मेटल के पास प्रेजेंट है और एक को लिगेंड दे रहा है तो ध्यान रखना उसी कंडीशन में आपकी बैक बॉन्डिंग बनेगी। देखो यहां पर खाली पड़ी थी, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए थे, लिगेंड ने दिए थे, तभी तो दोनों के लिए मैंने क्या लिखा है, सिग्मा। और यहां पर एक मेटल का है, एक लिगेंड का है, एक मेटल का है, एक लिगेंड का है, एक मेटल का है, एक लिगेंड का है, एक मेटल का है, एक लिगेंड का है। मतलब लिगेंड जब मेटल को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। तो इस तरीके से आपकी ये बैक बॉन्डिंग हो जाती है, अर्थात सिग्मा के साथ एक बॉन्ड और बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। क्योंकि एक बॉन्ड बनने के बाद अगले जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे बॉन्ड कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड ही हम अपनी कौन सी होती है, बैक बॉन्डिंग, अर्थात पश्च बंधन। बात समझ में आई या नहीं आई। फिर भी कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे से कॉलिंग करके पूछते हो, मैं मेरी तरफ से 100% दे चुका हूं। मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी टॉपिक ऐसे होते हैं किसी स्टूडेंट को फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अभी भी हम लोगों के पास में 2 कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, कौन, FeCO को होल 5, वहां पर भी कॉन्सेप्ट आएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है ना। और CrCO को होल 6, एक कॉम्प्लेक्स और आएगा। ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट समझ में आने वाले का तो इसमें ही आ गई, लेकिन फिर भी किसी के 21 बीच चला, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे कॉम्प्लेक्स का वेट कीजिए, अर्थात अगले लेक्चर का वेट कीजिए। अगला लेक्चर वही कौन सा होगा, FeCO को होल 5। ठीक है ना। उसमें भी नहीं बैठी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स और आएगा। जब तीनों कॉम्प्लेक्स हो जाए फिर भी दिमाग में कम 21 बीच हो रही है तो फिर आप लोग मुझे कॉल करके पूछ लेना। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अभी ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आने वाले इनका तो इसमें ही समझ में आ गई, लेकिन फिर भी किसी का नहीं बैठी कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स और आने वाला है, वहां पर भी इन चीजों का डिस्कशन होगा। अगर वहां पर भी नहीं बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स और आने वाला है। और फिर भी अगर ऐसा लगा कि यार 21 बीस चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल करना, मैं आपको फोन पे बता दूंगा और बिल्कुल फिट कर दूंगा। वैसे तो मुझे तो लगता है कि पहली बार में समझ में आ गई, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले कॉम्प्लेक्स का वेट कीजिए, उसमें और अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि आप लोग इसको देखोगे और नोट्स में आप देखो, गहराई से देखो क्या टॉपिक क्या बोल रहा है। ट्रिक मैं बता देता हूं, ट्रिक को बिल्कुल दिमाग में रखना, फिर बता देता हूं। देखो जब भी इसकी स्ट्रक्चर शो कर रही हो ना तो ट्रिक को दिमाग में रखना ध्यान में। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक ये है कि अगर मेटल के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका तो कोई रोल नहीं होगा। देखो इन बेचारे ने तो कुछ नहीं किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के पास पहले से प्रेजेंट है, ये 2 पहले से प्रेजेंट है, 2 पहले, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल साइड में पड़े बेचारे। ठीक है ना। ये तो बेचारे बिल्कुल साइड में पड़े हुए हैं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको कौन देगा, लिगेंड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें 2 करने, प्रत्येक कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन करना है। ठीक है ना। प्रत्येक कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन करना है, 2। तो जब मेटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो और 1 लिगेंड दे रहा है, मतलब लिगेंड जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो समझ जाना यहां पर बैक बॉन्डिंग भी होगी, मतलब सिग्मा के साथ पाई भी बनेगा। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड दे रहा है तो समझ जाना यहां पर आपकी कौन बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ गई। जब लिगेंड कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन जब लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बैक बॉन्डिंग होगी, मतलब सिग्मा के साथ पाई भी बनेगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को मेटल के लिए लिगेंड दे रहा है तो उस कंडीशन में आपका सिर्फ एक ही बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड कौन सा होगा, आपका सिग्मा। बात समझ में आ गई। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड।
किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है। एक बार फिर तो लेना, जब लिगेंड मेटल को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सिग्मा भी बनेगा और पाई भी बनेगा, और जब लिगेंड मेटल को दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में पाई नहीं बनेगा, ओनली सिर्फ सिग्मा बनेगा। जो दो बॉन्ड ये रहे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना था, लिगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, तो देखो इन दोनों ने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया था, ओनली सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने किसको दिए, मेटल के लिए। ये इसकी ट्रिक है, और फिर टॉपिक को देखना आपके बहुत बड़ी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को तो हम यहां तक रखते हैं, अर्थात आज की क्लास में मैंने NiCO को होल पूरा आप लोगों के लिए समझा दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आज के इस लेक्चर में ही हो गई। आप सुनो, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हो, किस तरीका से आपको जवाब देना है, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। एक बार तो पहला सुन लो, जो मैंने बनाने की विधि बोली है, उसकी प्रॉपर्टीज बोली है, गुण बोले हैं, और उसके उपयोग यूजेज बोले हैं, ध्यान, और उसके बाद संरचना बोली है। तो संरचना तो मैंने समझा दी आप लोगों के सामने, क्योंकि पूरी तरीका से आप लोगों ने देख लिया, पूरी चीज समझाने लायक थी। भैया बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज और उसके उपयोग, वहां पर समझाने का कुछ भी नहीं है, आप लोगों को वहां पर सिर्फ याद रखनी है। वो तो आप नोट्स में देखते समझ जाएंगे कि सर ने क्यों छोड़े थे, वो इसलिए छोड़े थे। तो वहां पर क्या समझाऊं मैं, बताओ, बनाने की विधि में क्या समझाऊं, क्या 4 जैसे बनाने की विधि, अब इसमें क्या समझाऊं, जैसे मुझे बनाने की विधि में क्या कौन लिख दी, Ni, और यहाँ पे लिख दिया 4CO, ये बन गया भैया NiCO का होल 4। ये लोग, इसमें क्या समझाऊं मैं आपको, भाई बनाने की विधि यही बना दे रखी है, देखना यही बन दे रखी है, Ni और उसकी रिएक्शन 4CO से करवा दी, ये बन गया NiCO का होल 4। इसमें क्या समझने वाली चीज थी भाई, इसको तो आप भी कर सकते हो। ठीक है ना, गलनांक उतना, किसी का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, अरे तो होता है, उसमें क्या कर सकता है कोई, किसी का 25 होता है तो 25 होता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है ना, लेकिन यहां पर आप कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि NiCO को होल 4 लेकर उसको बॉयल करने लग गया मैं आप लोगों के सामने। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बनाने की विधि को आप कर लेना, प्रॉपर्टीज को आप कर लेना, उपयोग को आप कर लेना, संरचना मैंने आप लोगों के लिए समझा दी। अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे FeCO को होल 5। ठीक है ना, वहां पर और गहराई से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सीधा टॉपिक है, बस समझने की जरूरत है। टॉपिक सभी सीधे होते हैं, बस उनको समझने की जरूरत होती है। अगली बात समझ में, हम ये बोलते हैं टॉपिक टफ होता है, टफ नहीं होता भैया, वो आपकी गलत सोच है। टफ इसलिए होता है क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आया। कोई भी चीज टफ कब होती है, जब वो आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब समझ में आने के बाद तो सारी चीजें सिंपल होती हैं। अभी वो अजीब सा लग रहा था, अभी बिल्कुल सीधा हो गया सिंपल, और आने वाले 1-2 लेक्चर में और भी सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल क्लिक हो जाएगा अच्छी तरीका से। तो कोई भी चीज टफ नहीं होती, ये तो हम लोगों ने एक भ्रम सा बना रखा है कि जो चीज समझ में नहीं आती वो टफ होती है, जो चीज समझ में आती है वो सीधी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बस पढ़ाई करते रहो, नोट्स मेरे साथ साथ बनाई रहे हो, देख देख के बनाना, कोई चीज नोट्सों में मिस्टेक मत करना। ठीक है ना, एक एक चीज को समझ के कि हम जो लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, एक एक चीज को बारीक से समझ के चलना, कोई चीज में प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।